हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस our topic mitochondria. In this topic we will discuss about the discovery, location, structure, origin and function of mitochondria. We will start with the topic discovery of mitochondria. जैसा हम जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है, ये सबसे पहले जो उसको देखा था वो कॉलिकर ने देखा था 1880 में, और इन्होंने देखा था इसको इंसेक्ट्स की फ्लाइट मसल्स, उसमें सबसे पहले इसको देखा था। बाद में 1898 में बेंडा ने इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। 1948 में हुग बूम ने सबसे पहले ये बताया कि ये एक रेस्पिरेटरी यूनिट की तरह भी काम करती है, यानी कि रेस्पिरेटरी यूनिट की तरह काम करना ये बताया था हुग बूम ने 1948 में। तो कॉलिकर ने 1880 में बताया कि इसको देखा सबसे पहले इन द इंसेक्ट्स फ्लाइट मसल्स। बेंडा ने इसका नाम रखा 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया, और हुग बूम ने 1948 में बताया कि ये रेस्पिरेटरी यूनिट की तरह काम करती है। अब हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की। लोकेशन की अगर हम बात करें, जितनी भी एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी में ये पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स, ध्यान रखना, और मैच्योर आरबीसी जो है उनमें ये नहीं पाए जाएंगे। हाँ, जब आरबीसी बनती हैं तब ये होते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर होती है तब ये डिसअपियर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग कहाँ है, किस चीज में करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में है ना। तो एनर्जी प्रोडक्शन जहां पे ज्यादा हो चाहिए होगा, या जहां पे उसके नीड ज्यादा है, तो वहां पर ये ज्यादा होंगे। जैसे इन द मसल्स, जैसे इंसेक्ट्स की फ्लाइट मसल्स है, ऐसी हमारी भी मसल्स होती है, वहां पे इनकी मात्रा ज्यादा रहेगी। इसी तरीके से जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होती है, जहां पे सिक्रीशन होता है, वहां पे इनकी मात्रा ज्यादा रहेगी। जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे इनकी मात्रा ज्यादा रहेगी। स्पर्म्स में इनकी मात्रा होती है ज्यादा, लगभग 25 तक इनकी नंबर होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनको जो टेल होती है उनकी मूव कराने में एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए भी ये वहां अधिक होंगी। यानी कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि ये इनकी लोकेशन इस बात पे डिपेंड करती है कि इनकी जरूरत कहाँ ज्यादा है। जो ज्यादा एक्टिव सेल्स होंगी वहां पे ये ज्यादा होंगी। तो एक जनरल बात याद कर लो कि मोर एक्टिव सेल्स कंटेन मोर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनका आपको लोकेशन कहां मिल गया? मोर एक्टिव सेल्स में। अब जहां भी कहीं मोर एक्टिव सेल्स हो, चाहे वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हो, चाहे वो सिक्रीटरी सेल्स हो, या किसी और प्रकार की जहां एनर्जी की नीड ज्यादा है, वो हर जगह वहां पे ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट होंगी। उनकी लोकेशन होगी। वो कहां नहीं होंगी? प्रोकैरियोटिक और मैच्योर आरबीसी वहां पे ये नहीं होंगी। ये बात आपको याद रखना है। कुछ हमारी एनारोबिक प्रोटोजोन्स भी होते हैं जिनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी। वो मतलब कुछ है, ज्यादा नहीं है, ज्यादातर तो सब एरोबिक ही होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स भी हैं जो एनारोबिक हैं, तो उनके अंदर वो अनयूजुअल है, तो इसीलिए उनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगी।  स्ट्रक्चर, 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर, 7 स्ट्रक्चर, 8 स्ट्रक्चर, 9 स्ट्रक्चर, 10 स्ट्रक्चर, 11 स्ट्रक्चर, 12 स्ट्रक्चर, 13 स्ट्रक्चर, 14 स्ट्रक्चर, 15 स्ट्रक्चर, 16 स्ट्रक्चर, 17 स्ट्रक्चर, 18 स्ट्रक्चर, 19 स्ट्रक्चर, 20 स्ट्रक्चर, 21 स्ट्रक्चर, 22 स्ट्रक्चर, 23 स्ट्रक्चर, 24 स्ट्रक्चर, 25 स्ट्रक्चर, 26 स्ट्रक्चर, 27 स्ट्रक्चर, 28 स्ट्रक्चर, 29 स्ट्रक्चर, 30 स्ट्रक्चर, 31 स्ट्रक्चर, 32 स्ट्रक्चर, 33 स्ट्रक्चर, 34 स्ट्रक्चर, 35 स्ट्रक्चर, 36 स्ट्रक्चर, 37 स्ट्रक्चर, 38
में सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या, इनकी फॉर्म कैसी, बनावट कैसी होती है। तो या तो ये सिलिंड्रिकल होंगी, या ये स्फेरिकल होंगी, या फिर ये ओवल शेप की होंगी। ये इन किसी भी प्रकार से इन शेप की हो सकती हैं। और इनका नाम भी जो माइटोकॉन्ड्रिया रखा है वो इसीलिए रखा है, माइटो कहते हैं थ्रेड। तो थ्रेड लाइक है, ये लंबे, क्योंकि ज्यादातर सेल्स जो होती है उनमें ये थ्रेड लाइक यानी लंबे लंबे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए का नाम रखा गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पे इनकी शेप की अगर हम बात करें, इनके फॉर्म की बात करें कि कैसे बनावट कैसी होती है, तो सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल या ओवल या ये रॉड शेप जिसे कहनी चाहिए उस टाइप की भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसकी नंबर की। नंबर की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कुछ से लेकर 1000 से भी ज्यादा हो सकती है, 1000 से भी ज्यादा हो सकती है ईच सेल। यानी कि कुछ सेल्स ऐसी जिनमें इनकी संख्या कुछ नंबरों में रहेगी, और कुछ ऐसी भी सेल्स होंगी जिनमें इनकी संख्या 1000 से ऊपर हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन मैं वही बात कहूंगा, जहां पे इनकी नीड ज्यादा है वहां पे ये अधिक मात्रा में पाई जाएंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं स्पर्म की, तो स्पर्म के अंदर इनकी संख्या लगभग 25 रहती है अबाउट, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट है, ज्यादा है। इसी तरीके से इनकी संख्या लिवर सेल्स में 2500 से ज्यादा होती है। फ्लाइट मसल्स जो इंसेक्ट्स की होती हैं उनमें इनकी संख्या 5000 से ज्यादा हो सकती है, फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। इसी तरीके से इनकी संख्या मैंने बताया था स्पर्म्स में लगभग 25, किडनी के अंदर इनकी संख्या 300 से लेकर 400 तक हो सकती है ईच सेल। क्लेमाइडोमोनास इसके अंदर एक बड़ी सी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया, एक सिंगल होगी लेकिन लार्ज होगी। इसी तरीके से कई और भी एग्जाम्पल हैं जो हम यहाँ पे हमने अभी बताया, वो तो है ही है। इसके अलावा हम और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिलहाल इतने बहुत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी संख्या वैरी करती है। और एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें इनकी संख्या ज्यादा होगी, और जो ग्रीन प्लांट्स होंगे उनमें इनकी संख्या कम रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी बनाता है। तो वहां पे रिक्वायरमेंट एटीपी के जो जरूरत पड़ रही है वो क्लोरोप्लास्ट भी दे रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही वहां पे रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जो नॉन ग्रीन है और जो एनिमल्स हैं वहां पे तो क्लोरोप्लास्ट पता नहीं है, तो वहां पे एनर्जी के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। इसीलिए ये वहां पे अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इनकी हम बात करते हैं साइज की। साइज की बात करें तो इनका साइज 1 से लेके 5 माइक्रोन मीटर तक होता है डायमीटर में, अगर शेप होगा स्फेरिकल तब। लेकिन अगर इनकी लंबाई की बात करें तो 1 से लेके 4 माइक्रोन मीटर तक, 1 to 4 माइक्रोन मीटर तक लॉन्ग होते हैं। और उस समय इनकी जो मोटाई होगी 0.2 से लेके 1 माइक्रोन मीटर तक इनकी थिकनेस होती है। ये तब बताएंगे जब वो लॉन्ग होंगे, मतलब रॉड शेप के होंगे, तब सिलेंड्रिकल टाइप के।
तब इनकी लंबाई इतनी और मोटाई इतनी, और स्फेरिकल होंगे तो डायमीटर देखेंगे तो 1 to 5 माइक्रोमीटर। तो इनका जनरल साइज है, इस रेंज में ये पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जरा एक डायग्राम बना लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। अगर आप यहां स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ ये जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में स्पेस होता है। इस स्पेस को कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की ओर इनवेजिनेट हो जाती है। इनवेज मतलब अंदर की ओर धंस जाती है। ये अंदर की ओर जो इनवेजिनेशंस बनते हैं, फिंगर लाइक इनवेजिनेशंस, इनको कहते हैं क्रिस्टी। अगर बहुत सारे हैं तो उसे कहेंगे हम क्रिस्टी, और अगर एक है तो कहेंगे क्रिस्टा। तो यहां पे क्योंकि कई सारे होते हैं, नाम हो गया क्रिस्टी। अब इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और इस फ्लूइड का नाम होता है मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि जो क्रिस्टी होते हैं उसकी सरफेस पे कुछ लॉलीपॉप की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये मैंने एक पे बनाया, ऐसे सब पे होंगे, ये जितने भी क्रिस्टी सब पे होंगे। इनका नाम होता है F1 पार्टिकल्स, या इनका नाम एक और भी हम दे सकते हैं, वो यहां लिख देते हैं, ऑक्सीसोम्स। वाई ऑक्सीसोम्स। इनके नाम और भी हैं, इनको हम फर्नांडेज मोरान पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी की थी फर्नांडेज ने और मोरान ने, तो उनके नाम पे पड़ गया फर्नांडेज मोरान, और इसीलिए इसको एफ मतलब कोई फर्नांडेज से नाम आया, तो F1 पार्टिकल या फर्नांडेज मोरान पार्टिकल स्पेलिंग ठीक। अब इनको हम लोग नाम जो दे रहे हैं वो तो हमने बता ही दिया आपको। इनका एक नाम और भी होता है, वो भी हम बता दे रहे हैं आपको, पार्सन्स पार्टिकल। देखिए कई सारे नाम हो गए इनके, किसी भी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन जनरली लोग इसको F1 या ऑक्सीसोम्स के नाम से ही जानते हैं। और अगर हम एक ऑक्सीसोम को बड़ा करके देखें तो हमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। एक होता है हेड रीजन जिसको F1 कहा जाता है, एक होता है स्टॉक और एक होता है बेस।
बेस को F0 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? F0। F0 बेस हो गया, F1 हो गया हेड। ये एक ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो एनर्जी बनाती है सेल के अंदर। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं यहां पे, वो इनकी सहायता से ही एनर्जी बना पाती है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हो गए, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। यानी एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्हीं के अंदर हो रहा है, इन्हीं के द्वारा हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब हमने जब इतनी बात की तो एक बात और सामने निकल के आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वह है सेल्फ रेप्लिकेशन। यानी कि सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में खुद जरूरत के अनुसार अपनी संख्या में इंक्रीज कर सकता है, अपनी संख्या को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। मतलब इसके पास खुद का अपना सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में होता है। खुद के इसमें राइबोसोम्स होते हैं। तो देखो, खुद के राइबोसोम भी है और खुद का डीएनए भी है। लेकिन डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। और राइबोसोम कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक टाइप 70S। अब आप समझ लीजिए, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक टाइप, डीएनए भी इसका प्रोकैरियोटिक टाइप। ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई प्रोकैरियोटिक ही सेल नहीं होगी कभी। फिलहाल कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते भी हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अनुसार नहीं है। 9th में तो बहुत इतना डिटेल नहीं होता है। तो फिलहाल हमने जो यहां बात की वो ये बात की कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन के तौर पर भी काम करता है, बिकॉज इसके पास खुद का डीएनए है और खुद का ये अपना आरएनए भी बना सकता है, खुद के राइबोसोम्स भी हैं, खुद के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स भी हैं इसके पास, मेम्ब्रेन सिंथेसाइजिंग सिस्टम है इसका खुद का। यानी सब कुछ तो खुद का है, यानी अपने आप बना सकता है। कुछ एंजाइम इसके यहां प्रेजेंट होते हैं, कुछ ये साइटोप्लाज्म से ले लेता है, लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता रखता है। इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी की तरह भी काम करता है। तो सेमी ऑटोनोमस बॉडी कौन है? ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट हैज द पावर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं ओरिजिन की। माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन माना जाता है कि प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। यानी कि इसके लिए कोई विशेष कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है। ये प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से ही न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। ये ध्यान रखना। यानी कि जब नई सेल बनती है, यानी कि जब डिवीजन होता है, तो जो मदर सेल होती है उसी से ही कुछ माइटोकॉन्ड्रिया कॉपी करके आ जाते हैं। बाद में वही माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या को, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर है, तो वो अपनी संख्या को जरूरत के अनुसार इंक्रीज कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि ईआर से बन रहे हैं, कि गोल्जी एपिटस से बन रहे हैं, या कोई और सेल ओनली बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले से एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वही न्यू माइटोकॉन्ड्रिया को बनाते हैं। तो ये इनका ओरिजिन है, ध्यान रखना। फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पहला है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको हम लोग एटीपी मिल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एटीपी जनरेट होती है। इसका नाम
स्टोरेज, बैटरीज भी रखा गया है। यानी कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी नहीं कहते हैं, एटीपी मिल्स भी कहते हैं, स्टोरेज, बैटरी, यानी इन सब तरीके से काम करते हैं। एनर्जी बना भी रहे हैं, एनर्जी स्टोर भी कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा भी फंक्शन होते हैं। ये कुछ इंटरमीडिएट्स बनाता है, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाता है जो वर्क करते हैं एज ए इंटरमीडिएट्स। जैसे कौन कौन से? साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स जो होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जिनका यूज होता है। क्लोरोफिल, स्टेरॉइड्स, ये भी सब इसी के द्वारा एज ए इंटरमीडिएट के तौर पे बनाए जाते हैं। तीसरा इसका फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन ये है कि कुछ अमीनो एसिड्स, सब नहीं कुछ, उनका फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। सम, ध्यान रखना, सम की बात होगी, सबकी नहीं होगी। नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन है, कुछ एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं जो फैटी एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिफ्थ फंक्शन है कैल्शियम आयन के स्टोर करने में और उसको जरूरत के अनुसार रिलीज करने में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। तो इस प्रकार से हमने 5 फंक्शन पढ़े, जिसमें से पहला तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो लोग सब लोग जानते ही हैं। बाकी के जो फंक्शन है थोड़ा कम लोग जानते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट को बनाते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम्स, क्लोरोफिल, स्टेरॉइड्स। तीसरा अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड बनते हैं इसके द्वारा। कुछ एंजाइम्स होते हैं इसमें जो फैटी एसिड बनाते हैं, और कैल्शियम आयन को स्टोर भी करते हैं और जरूरत के अनुसार रिलीज भी करते हैं, यानी कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं कैल्शियम आयन का। तो ये सब उसके फंक्शन है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ओवरव्यू के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।